दोस्तों, नॉलेज विद सुरेश चैनल में आपका स्वागत है। ये एक नया यूट्यूब चैनल बनाया गया है। नॉलेज विद सुरेश चैनल में आप सभी को हम जो है विशेषकर भौतिकी और ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित हम आपको जानकारी देंगे। और सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण एपिसोड चालू कर रहे हैं, जिसमें हम हर एपिसोड में लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं। और उसमें आप सबसे पहले जो हमारा सीरीज चलेगा मोबाइल टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित चलेगा। इस चैनल का बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग सरल शब्दों में टेक्नोलॉजी से संबंधित या भूगोल से संबंधित आप जानकारी को हासिल करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आप आसान तरीके से इसको समझ सकें। तो सबसे पहला हम जो वीडियो चालू कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का समय मोबाइल कम्युनिकेशन का समय है, 4G 5G का समय है। तो आप सभी लोग मोबाइल प्रयोग करते हैं, लेकिन मोबाइल के पीछे की क्या कहानी होती है, किस तरह का सिग्नल यूज होता है, किस तरह का तरंग यूज होता है, उसके पीछे का क्या एक स्ट्रक्चर सिस्टम है, उसको हर कोई नहीं जानते। तो हम उसको आसान शब्दों में हम कुछ टेक्निकली और नॉन टेक्निकली दोनों प्रकार से हम बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हम लोग जानते हैं कि मोबाइल जो है सिग्नल से चलता है, तरंग से चलता है। ठीक है, जो आपके मोबाइल में टावर से सिग्नल आता है और वो सिग्नल होता है वायरलेस सिग्नल होता है, उसमें किसी प्रकार का तार का प्रयोग नहीं होता है। तो जो वायरलेस सिग्नल होता है वो सिग्नल आखिर क्या चीज़ है? तो इसको कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये जो तरंग है वो विद्युत और चुंबक दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि इस तरंग को जहाँ से पैदा किया जाता है, जहाँ से इसका निर्माण होता है, वहाँ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत आप आरोपित करके उसको छोड़ा जाता है। तो ये थोड़ा डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना आप जानिए कि विद्युत और चुंबक से मिलकर ये तरंगें बनी होती हैं। तो देखिए, तरंगों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। वो महत्वपूर्ण गुण क्या क्या है? उसमें दो महत्वपूर्ण चीज होता है। एक होता है आयाम और एक होता है आवृत्ति। ठीक है, तो सिग्नल जो है किस तरह से चलता है, आगे किस तरह से बढ़ता है, ये हम अक्स एक्सिस कर दिए। देखिए यहाँ पर आप देखिए एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसको एक्सिस कहा जाता है अक्ष। अपना ये माध्य स्थिति से दोनों ओर विचलन करते हुए इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अपना ये माध्य स्थिति अपने बीचों बीच का पॉइंट से ये ऊपर जितना हाई पिक तक जाता है, ठीक है, इसको हम आयाम बोलते हैं, है ना। जितना ये ऊपर उठता है और जितना ये नीचे गिरता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो ये छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। जैसे ये सिग्नल एक हो गया, इसका आयाम यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक। हम ऊपर का खाली आप कंसिडर कीजिए, नीचे को मत देखिए, ये ऊपर कंसिडर कीजिए। और दूसरा जो तरंग है वो है इतना ही गया, तो इसका आयाम कम है, इसका आयाम ज़्यादा है। तो तरंगों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है आयाम। ठीक है, तो आयाम किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, आवृत्ति क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। तरंग जो होती हैं उसमें कंपन होता है, यानी कि कोई भी जो सिग्नल होता है, तरंग होता है, वो बिना कंपन के आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये कंपन जो होता है अपना माध्य स्थिति से कंपन होता है, इस तरह से ये कंपन करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये कंपन जो होती है उसका एक चक्र होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ से निकली, ये ऊपर गई, फिर अपना माध्य स्थिति में आई, फिर नीचे गई, फिर यहाँ पास ये आया। तो अब देखिए इसके बाद फिर से रिपीट होगा, यहाँ से क्या होगा, दोबारा रिपीट होगा। रिपीट को हम सामान्य शब्दों में आवृत्ति शब्द यूज करते हैं। आवृत्ति माने बार बार रिपीट होना। तो यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से ये दोनों के बीच में इसका ये एक चक्र पूरा हुआ, यहाँ पास एक चक्र पूरा हुआ। और इसका चक्र को हम लोग जो नापते हैं प्रति सेकंड के हिसाब से नापते हैं। घड़ी के जो प्रति सेकंड के हिसाब से एक चक्र पूरा होता है तो उसको एक हर्ज कहा जाता है। हर्ज जो है एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने आवृत्ति का खोज किया था, आवृत्ति का पता लगाया था, तो उसके नाम पे पड़ा हर्ज। तो हम लोग जो है इकाई जो नापते हैं आवृत्ति का, वो हर्ज में नापते हैं। 10 बार कंपन करेगा तो 10 हर्ज, 100 बार कंपन करेगा तो 100 हर्ज। ठीक है, तो कंपन जो करता है तरंग प्रति सेकंड, उसी को कहा जाता है हर्ज।
तो देखिए यहाँ पर एक साधारण सी समझने वाली बात है कि समय तो समय है, 1 सेकंड का समय कभी नहीं बदल सकता। जो ड्यूरेशन है, जो समय है 1 सेकंड का, 1 सेकंड ही रहेगा। तरंग को अगर हम ये कहें कि आप 1 सेकंड में ज़्यादा बार कंपन करो, तो जाहिर सी बात है वो जो है ऊपर ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा। यानी कि इसका आयाम को अगर हम बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा आयाम होगा तो उसको तय करने में दूरी भी ज़्यादा लगेगा, यानी कि उसकी दूरी बढ़ जाएगी। और तरंग का जो वेग होता है वे वेग फिक्स होता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन घड़ी का 1 सेकंड में वो कितना किलोमीटर जाता है? 3 लाख किलोमीटर। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उसी वेग से जाती हैं, ठीक है। उसका वेग ना तो हम घटा सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते हैं। तो ये तो फिक्स है। अब चूंकि इसका वेग फिक्स है और आप उसको समय अगर ज़्यादा देंगे, यानी कि मान के चलिए उसको कहेंगे कि घड़ी का 1 सेकंड में 10 बार आप कंपन करो, तो उसको समय ज़्यादा मिल रहा है। देखिए समय ज़्यादा मिल रहा है यानी कि वो बहुत ज़्यादा आयाम लेके चलेगा और 1 सेकंड पूरा होने पर वो यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर उसी को कह दें कि आप ज़्यादा बार कंपन करते हुए चलिए, तो कंपन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसको घड़ी का 1 सेकंड में ज़्यादा कंपन कराएंगे तो क्या होगा कि वो जो है ज़्यादा आयाम नहीं ले पाएगा। जैसे यहाँ तक हम ले लिए इसका, तो इसको मान चलो बहुत ज़्यादा बार कंपन करना है, तो ऐसा कंपन ऐसा करते हुए ये जाएगा, तो आयाम कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सीधा सा फिनोमेना है कि आवृत्ति ज़्यादा होगा तो आयाम कम होगा, और आवृत्ति कम होगा तो आयाम ज़्यादा होगा। तो ये था आयाम और आवृत्ति का संबंध। तो आइए अब हम जानते हैं कि मोबाइल कवरेज में किसका योगदान है। कि ये जो मोबाइल टावर है, इस मोबाइल टावर से जो सिग्नल आ रहा है आपके मोबाइल में, ठीक है, तो वो सिग्नल कितना दूरी तक तय करेगा, ये उसके आयाम पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से अगर हम अंदर की बात करें तो मुख्य रूप से आयाम पर निर्भर करता है, क्योंकि आयाम का संबंध किससे है? आवृत्ति से है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है उसका हम आवृत्ति से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य जो बेसिक सिद्धांत है वो आयाम से होता है। इसको आप ऐसा समझिए कि देखिए ये है बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब यहाँ पर अगर हम ज़्यादा आयाम की तरंगें भेज रहे हैं, इस तरह से बड़ा आयाम की तरंग, तो ये क्या होगा कि बिल्डिंग्स ब्लॉक को लांघ कर पार हो जाएगा। ज़्यादा आयाम की तरंगें क्या होंगी, उसको आसानी से पार कर जाएगी, कूद के या उछल के वो तरंग पार हो जाएगा। लेकिन अगर उसका आयाम कम रहेगा, मान चलिए छोटी आयाम की तरंगें हैं, तो ये क्या होंगी कि इस बिल्डिंग ब्लॉक में ये टकरा के नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो कम आयाम की तरंगें होती हैं उसका कवरेज क्या होता है? कम होता है। यानी कि कम आयाम माने आवृत्ति ज़्यादा, तो जो ज़्यादा आवृत्ति की तरंगें होती हैं उसका कवरेज कम होता है, और जो कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं चूंकि इसका आयाम बड़ा होता है इसलिए उसका कवरेज ज़्यादा होता है। तो अब आइए चलते हैं हम लोग जो हर्ज है उसको कैसे नापते हैं और कैसे हम वो करते हैं, इस पर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप कि अगर कोई तरंग 1000 बार कंपन कर रही है तो 1000 हर्ज होगा, तो उसको हम 1 किलो हर्ज कहेंगे। किलो मतलब वैसे जैसे हम लोग सामान्य किलो कहते हैं, तो जैसे 1000 ग्राम में मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1000 ग्राम को हम लोग 1 किलो बोलते हैं। सेम उसी तरह का ये भी सिस्टम है नापने का। फिर उसी तरह से 1000 किलो हर्ज को 1 मेगा हर्ज बोलेंगे और 1000 मेगा हर्ज को 1 गीगा हर्ज बोलेंगे। तो इसमें किलो हर्ज, मेगा हर्ज और गीगा हर्ज 3 प्रकार का इसमें मापने का मुख्य इकाई है। मापने का मुख्य इकाई हर्ज है, लेकिन हम उसको किलो मेगा में मतलब ज़्यादा मान होगा तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग जो है मेगा और गीगा का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग क्विंटल और टन में यूज करते हैं वजन को, उसी तरह से। तो आइए अब समझते हैं कि जो मोबाइल कंपनियां हैं, मुख्य रूप से अभी 3 ऑपरेटर्स हैं, जियो, एयरटेल और आइडिया।
तो वो किन किन फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज़ करती हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं जियो। क्योंकि जियो केवल और केवल 4G सर्विस ही दे रही है, इसलिए जियो के बारे में हम लोग जानते हैं केवल 4G सर्विस में। तो इसका जो लोअर बैंड है वो 850 मेगाहर्ट्ज बैंड है। देखिए ये 850 मेगाहर्ट्ज पहले रिलायंस कम्युनिकेशन में, रिलायंस CDMA में यूज होता था। तो उसको अनिल अंबानी, जो मुकेश अंबानी के छोटे भाई थे, उससे स्पेक्ट्रम ये ले लिए थे और 850 मेगाहर्ट्ज बैंड में ये 4G सर्विस चालू किए थे। जियो लॉन्च करने से पहले 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड सबसे पहले स्पेक्ट्रम उन्होंने लिया था, लेकिन उन्होंने ये देखा कि 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में हम अच्छे से कवरेज नहीं दे सकते। जैसे कि अभी जस्ट आपने देखा कि जो ज़्यादा आवृत्ति वाला तरंग होता है उसका कवरेज कम होता है, तो 2300 मेगाहर्ट्ज का कवरेज बहुत कम मिलता है। इसीलिए उन्होंने देखा, जब 1800 दोबारा जब 4G का स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, नीलामी हुआ, तो उन्होंने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड लिया था। लेकिन 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब केवल 500 मेगाहर्ट्ज का अंतर है, तो इसमें भी कोई खास सुधार नहीं दिखा। तो क्या है, जब जियो लॉन्च हुआ उसी समय जो है रिलायंस CDMA पहले से था और CDMA के ग्राहक बहुत कम थे, तो उसको देखते हुए उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि आप 850 मेगाहर्ट्ज बैंड जो CDMA में यूज हो रहा है उसको दे दीजिए, हम इसको रिफॉर्मिंग करके 4G में सर्विस में चालू करेंगे। तो फिर उन्होंने 850 मेगाहर्ट्ज बैंड दे दिया और 850 मेगाहर्ट्ज बैंड में इन्होंने 4G सर्विस चालू किया। तो 850 मेगाहर्ट्ज बैंड ये दोनों 1800 और 2300 की तुलना में बहुत लोअर बैंड है, ठीक है। तो इसका कवरेज दूर दूर तक पहुंचता है। तो अभी भी 850 मेगाहर्ट्ज बैंड जो है आपको दूर दराज के गाँव में, इलाकों में या बिल्डिंग्स के अंदर आपको इसका कवरेज मिलता है। तो ये 850 मेगाहर्ट्ज सबसे लोअर बैंड है, यानी कि कम फ्रिक्वेंसी की तरंग है। फिर उसके बाद 1800 और 2300, तो 3 प्रकार के तरंगों का यूज होता है एक साथ। आइडिया, चूंकि आइडिया पुरानी कंपनी है तो ये 2G सर्विस भी प्रदान करती है, 3G और 4G। तो हम टेक्नोलॉजी वाइज जाएंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी में कौन सा फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ करती है। देखिए अभी 2G में आइडिया 900 मेगाहर्ट्ज बैंड का यूज़ करती है। कहीं कहीं दूसरा राज्यों में 1800 मेगाहर्ट्ज में भी 2G सर्विस शुरू की थी और शुरू जिसे पहले, अभी देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि 900 मेगाहर्ट्ज बैंड और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड ये दोनों 2G के लिए ही स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया गया था, स्पेक्ट्रम जो टेलीकॉम विभाग है वो दिया था। तो पहले क्या है, 900 और 1800 ये दो बैंड जो है 2G के लिए यूज होते थे। उसके बाद जब 3G टेक्नोलॉजी आया तो 3G के लिए अलग से 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड निर्धारित किया गया और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड सभी कंपनियों को दिया गया। तो चूंकि 3G का यूज आजकल कोई नहीं करता है, 2G का यूज इसीलिए होता है कि सबके पास जो है स्मार्टफोन नहीं होता, तो 2G छोटे जो मोबाइल होते हैं उसमें 2G सर्विस का यूज़ करते हैं, इसलिए 2G अभी भी जिंदा है। 3G का उपयोग अब कोई नहीं करता, चूँकि 4G के सामने 3G का क्या मिसाल, मतलब 3G टेक्नोलॉजी बहुत, मतलब उतना खास इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, सक्सेस नहीं रहा कहना चाहिए, तो अब 3G का यूज़ नहीं होता है। तो 3G में 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड यूज हो रहा था, तो उसको अब कंपनियां क्या कर रही हैं, अनुमति लेके उसको 4G सर्विस में कन्वर्ट कर दे रही है। तो 900 मेगाहर्ट्ज 2G हो गया, कहीं कहीं 1800 मेगाहर्ट्ज भी 2G अभी भी चल रहा है। 2100 मेगाहर्ट्ज 3G लगभग खत्म हो गया, अब 2100 मेगाहर्ट्ज में 4G आ गया। 4G टेक्नोलॉजी में 1800 2300 भी यूज होता है, 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड भी इन्होंने लिया है। 900 मेगाहर्ट्ज बैंड का भी उपयोग 4G में किया जाने लगा है, क्योंकि 2G अब बहुत कम 2G के ग्राहक रहे, तो 2G सिग्नल से 2G स्पेक्ट्रम से कुछ स्पेक्ट्रम लेके 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में 4G सर्विस अभी भी चालू कर दिया गया है। और 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड, तो इतने फ्रिक्वेंसी बैंड में ये यूज़ आइडिया करते हैं। एयरटेल भी लगभग आइडिया के सिमिलर भी उसका भी स्पेक्ट्रम बैंड डिप्लॉयमेंट है, उसी प्रकार का सर्विस एयरटेल कंपनी भी देती है। तो आप लोग ये जाने कि कौन सा फ्रिक्वेंसी बैंड में कौन सी कंपनी अपना सर्विस देती है। तो अब ये था आज मेन हम लोग का विद्युत चुंबकीय तरंग। अब आप लोग आगे एपिसोड में देखेंगे कि हमको जो सिग्नल रिसीव होता है, देखिए हमारे मोबाइल में केवल सिग्नल रिसीव भी नहीं होता, हमारा मोबाइल सिग्नल उसको सेंड भी करता है। तो जाहिर सी बात है हमारा मोबाइल में डेटा आता भी है और डेटा जाता भी है। जब आप व्हाट्सएप में कुछ वीडियो किसी को शेयर करते हैं या फोटो अपलोड करते हैं, तो अपलोड कहते हैं उसको। अपलोड मतलब मोबाइल से टावर की ओर सिग्नल यानी कि डेटा का जाना, ठीक है। तो ये एक साथ होता है, डाउनलिंक
और अपलिंक। तो इसको डुप्लेक्स कहा जाता है। तो ये डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी क्या है ना, इसको हम लोग आगे समझेंगे। और उसके साथ साथ इसमें मॉड्यूलेशन की सिग्नल को किस तरह से मिक्सिंग जो है सिग्नल में मिक्सिंग किया जाता है, जो हमारा मुख्य सिग्नल है उसके साथ जो डेटा होता है उसको कैसे मिक्सिंग किया जाता है, जिसको हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं, उसके बारे में अगला एपिसोड में समझेंगे। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ठीक है, हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं।